स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब। बिहार की बात हो रही थी। आज ड्राफ्ट लिस्ट जो है वोटर लिस्ट की जारी होने जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। अब देखिए कि अब आज इस पर हंगामा होता है या इसको स्वीकार करते हैं या क्या होता है। लेकिन बिहार के चुनाव में मुसलमान वोटों का गुणागणित जो है वो अभी लंबा चलेगा चुनाव तक। बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यहां पर मुस्लिम वोटों पर एक मजबूत पकड़ रखने वाली संस्था अमीर शरीयत, जिसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गांधी मैदान पटना में किया था अभी वक्फ को लेकर के, इनके चीफ ने जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात की है। और इस दौरान बिहार के प्रभारी जो हैं कांग्रेस के कृष्णा अल्लाबरू, वो मौजूद थे। और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी, शायर हैं, ये भी थे। तो ये तस्वीर जो है ये जारी की गई है। अब ये इमारत शरिया हमने आपको पहले भी एक बार बताया था, अच्छा खासा प्रभाव रखती है ये, खास तौर पर झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में और पश्चिम बंगाल के अंदर। अब इनका राहुल गांधी से मिलना, इसको किस तरीके से देखें? ये महागठबंधन की साझी कवायद है या कांग्रेस पार्टी का अपना अलग एक इनिशिएटिव है? इस पर ज़रूर चर्चा होगी अब। और राहुल गांधी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो एक यात्रा भी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में 5 दिनों के लिए प्रवास पर जाएंगे और लगातार यात्रा करेंगे। बताया गया है कि इस यात्रा की शुरुआत रक्षाबंधन के बाद 10 अगस्त से हो सकती है और ये कैमूर या सासाराम से शुरू करने का शायद प्लान बनेगा कांग्रेस का। इसका मकसद एसआईआर को लेकर भी लोगों को जागरूक करना है और इसके जरिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों साथ में निकलेंगे और रैलियां भी होंगी इसमें, और नीतीश सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। तो ये इस कार्यक्रम में तो तेजस्वी यादव साथ हैं, लेकिन ये मुस्लिम वोट के कार्यक्रम में भी साथ साथ हाथ मिला के ही चला जा रहा है या पीठ पीछे किसी और से हाथ मिलाया जा रहा है? क्या लगता है आपको त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो एक ही अच्छा है कि राहुल गांधी लगातार बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी स्थिति में है भी नहीं, और मतलब मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, और इसको थोड़ा और देशज में समझाएं तो दूसरे के पेट भरे अपना भोजन नहीं हो पाता है, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तेजस्वी जी 74-75 सीट जीते हैं और कांग्रेस जो जीते वो कहे तेजस्वी कृपा पे, तो राहुल जी को अच्छा तो नहीं लगता होगा, बुरा लगता होगा, अपमानित होते होंगे बार बार। अब उस अपमान को ठीक करने की कोशिश करना ये राजनीतिक तौर पर दुरुस्त बात है। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी बड़े सलीके से बिहार में अपने मतदाता समूह को खींच लेना चाहती है, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा। जो मंडल की पॉलिटिक्स के बाद बीजेपी का नुकसान तो हुआ, लेकिन चूंकि बीजेपी के नुकसान में एक दूसरी जो राजनीति आ गई जिसको नीतीश कुमार लेकर आए, अति पिछड़ा वाली, तो बीजेपी की राजनीति में सहयोगी हो गई। 20 साल से सत्ता में कांग्रेस गायब हो गई। जब 15 साल लालू जी रहे तो जाहिर है कांग्रेस की क्या हैसियत थी सब जानते ही हैं, और जब आप 20 साल वो हैं ही नहीं तो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि यह कवायद कांग्रेस को मजबूत करने की है। मुसलमान एक बार कांग्रेस के साथ आ जाएगा, जिसका मैं बार बार कहता हूं कि जो कर्नाटक से शुरू हुआ था, तेलंगाना, फिर अलग अलग राज्यों में होता हुआ आया है, और महाराष्ट्र में भले आपको परिणाम नहीं दिखे लेकिन लोकसभा में तो उसका असर दिखा। राहुल उसकी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है पार्टी के लिहाज से दुरुस्त कोशिश। सर, कुछ असर्शन दिख रहा है कांग्रेस का बिहार में, क्या लग? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस इस कोशिश में, जो मैं हर्षवर्धन जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। गठबंधन में तो चुनाव लड़ेगी, वो तो उसकी मजबूरी है और आरजेडी की भी मजबूरी है, लेकिन वो गठबंधन में सिर्फ पुछल्ला बन के न लड़के एक सहयोगी के रूप में आना। जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ना बीजेपी उनकी पुछल्ला है ना नीतीश कुमार उनके पुछल्ले हैं। भले सीटें नीतीश कुमार की कम रह गई हो, लेकिन एक मजबूत हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को उसी भूमिका में लाना चाहते हैं बिहार के अंदर, कि कांग्रेस आरजेडी की टेल न बन करके, पूंछ न बन के उसके साथ बराबरी के हिसाब से काम करे, और जब सीटों का बंटवारा हो, सत्ता या जो भी जनाधार की स्थिति हो, जो भी नतीजे आए उनमें बराबर की भागीदार हो, और सरकार बनाने की नौबत आए अगर तो उसमें भी उसकी ठीक ठाक हिस्सेदारी हो। ये पूरी कोशिश है ताकि उसका असर उत्तर प्रदेश पे पड़े और बाकी राज्यों, उत्तर भारत के राज्यों में पड़े। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ने अपना दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भूमिहार से राजेश राम को बनाया है। वो दलित हैं और उसी समाज से हैं जो रविदासी समाज है, जिसे जग्गीवन राम जी आते थे, और वो समाज पिछले समय, लंबे समय तक बीएसपी के साथ चला गया था।
मीरा कुमार जी उसी समाज से हैं। और जो सासाराम की आप बात कर रहे हैं, सासाराम जगजीवन राम जी का क्षेत्र है, और अगर वहां से शुरू करते हैं, कैमूर का इलाका सासाराम, ये दलित बहुल इलाका है और टारगेट क्लियर है। और वही रविदासी समाज जो है वो उसको बोला जाता है, तो वो उसको वो फोकस कर रहे हैं। और ईबीसी को ईबीसी इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को लेके ईबीसी पर नजर बीजेपी की भी है, ईबीसी पर नजर कांग्रेस की भी है, और कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर भी ईबीसी को राहुल गांधी ने भी बैठक ली थी। कांग्रेस के कृष्णा अल्लवरू थे, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष थे, पप्पू यादव भी थे, उसके अंदर कन्हैया भी थे। तो राहुल गांधी से पूछा कि बिहार के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई शादी के घोड़े मत ढूंढो, लंबी रेस के घोड़े ढूंढ के लाओ, आप मेरे पास उसकी लिस्ट लेके आओ जो लंबी रेस के घोड़े। अब कृष्णा अल्लूर परेशान है, प्रदेश अध्यक्ष परेशान है कि हमारे पास तो घोड़े ही नहीं है, लंबी घोड़े क्या, शादी के घोड़े भी वहां पर नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन की हालत है, और अब कांग्रेस कह रही है कि हमें 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा सीटें की कांग्रेस की स्थिति लड़ने की है नहीं। तो पहले अगर कांग्रेस तो मजबूत बाद में होगी, पहले तेजस्वी को तैयार तो कर लीजिए कि कांग्रेस लड़ने की स्थिति में, 50 सीटें देने की स्थिति में है क्या कांग्रेस को। तेजस्वी ने कह दिया कि 30 के ऊपर हम आपको सीटें देंगे नहीं। राहुल जी घोड़सवारी के भी शौकीन है क्या? हाँ नहीं, कई बार कह चुके हैं ये बात। लूला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, हॉर्स राइडिंग करते हैं। दूसरा पक्ष का हाल भी जान लीजिए जरा, सत्ता पक्ष इस वक्त क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर चुनावी तोहफों का ऐलान किया है और एक के बाद एक कई घोषणाएं जो हैं वो आप कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के स्कूलों में जो रसोइये होते हैं खाना बनाने के लिए, नाइट गार्ड जो होते हैं, या इनके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इन सब का मानदेय बढ़ा करके दुगना कर दिया है। मिड डे मील का काम करने वाले रसोइयों को अब 1650 रुपए की जगह 3300 रुपए मिलेंगे। मिडिल और हाई स्कूल में जो नाइट गार्ड होते हैं उनको 5000 रुपए से राशि को दुगना करते हुए 10,000 रुपए कर दिया गया है। और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया। इससे पहले आशा वर्कर्स और ममता वर्कर्स के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसे ही ऐलान किए थे। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह डर बहुत अच्छा है, चलिए इस बहाने ही सही लोगों का भला तो हो रहा है। और ये सब वो की आइडिया तो हमारे ही थे, बस ले लिए नीतीश जी ने। नहीं, पिछले काफ़ी चुनावों से, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देखें या मध्य प्रदेश का चुनाव देखें, बाकी चुनाव भी देखें, उससे पहले ये फ्रीबीज की जो राजनीति है ये बहुत आजकल पॉपुलर भी है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो नीतीश जी ने जो ये आपने बताया कि स्कूलों के संदर्भ में जो डोल आउट की हैं स्कीम्स, उसके अलावा उन्होंने आशा वर्कर्स को अभी कुछ दिन पहले किया था, उसके अलावा वो ममता वर्कर्स को भी उन्होंने पैसा बढ़ा दिया था। तो वो लगातार जो है ये पैसा बांट रहे हैं। आएगा कहां से, ये तो बात की बात है। महाराष्ट्र में वो एक स्कीम लॉन्च की, लाडली बहना, उसके 16,000 करोड़ रुपया मांगा है ना बिहार सरकार ने, 16,000 करोड़ रुपए आरबीआई से मांगा है। बता रहे थे ना बिहार में स्कीमें बंद हो रही है, महाराष्ट्र में लाडली बहना की 4 स्कीम बंद कर दी। राजनीति में ये तय करना अब जरूरी हो गया है कि ये तय किया जाए कि अगर आपने कोई स्कीम अनाउंस की है तो उसका पैसा पहले से चाहिए। बैकअप पास है उसके लिए। तो जब तक ये नहीं होगा तो स्कीम अनाउंस करने में क्या जाता है, बाद में देखेंगे देना या नहीं देना। राजनीति का तो ये है, जो आए वो देखिए। और मेरा दूसरा कहना ये भी है, स्पेशली जब आप ऐसे मतलब किसी की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या उनकी राशि बढ़ा रहे हैं किसी को मिलने वाली, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना भाई। लोगों की जेब में पैसा जाए बड़ी अच्छी बात है, मगर ये तो सिस्टम को अपने आप करना चाहिए। चुनाव आएंगे तो आप किसी का पैसा दुगना कर देंगे, किसी का तिगुना कर देंगे, ये मतलब ये तो आप 4 लाख करोड़ का कर्ज कोई शहनशाही तो चल नहीं रही है सर। 4 लाख करोड़ का बिहार के ऊपर ऑलरेडी कर्ज हो चुका है और बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मांगा है चुनाव के पहले। और बिहार सरकार का यही कहना है कि जो हमने जो घोषणाएं कर दी है, जो कहा है कि जो गरीब लोग हैं 90 लाख के करीब, उनको जो 2 लाख रुपए पर युवाओं को देना है। अभी जो उन्होंने कह दिया है कि जो निर्भर लोग हैं जिनकी पेंशन थी 400 से उनको 1200 रुपए आपने तिगुनी कर दी है। और तमाम जो उन्होंने जो फ्री रेवड़ीज बांटने की जो घोषणा लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो ये 14,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक से मांगा है वो पैसा इसके अंदर खर्च कर देंगे। तो यही थोड़ा पीके भी तो अनाउंस कर रहे हैं कि हम वृद्ध लोगों को इतना देंगे। और जाने जाते थे कि गवर्नेंस के लिए कि वो फ्रीबीज नहीं देंगे और वो उस तरह का इंतजाम करेंगे जिससे लोगों को सशक्तिकरण हो बजाय फ्रीबीज के। नीतीश कुमार तो हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपने जो पीके वाली बात की ना सर, कम से कम पीके ने एक दूसरी बात कही, तो ये भी तो बताया मैं कहां से लाऊंगा पैसा। उसमें उन्होंने के पास पैसा है इतना कि वो इतनी सारी स्कीमों में पैसा। अरे उन्होंने ये ऐलान तो किया कि मैं शराबबंदी बंद कर दूंगा, तो टैक्स आएगा, मेरे पास राजस्व का पैसा आएगा और बहुत मोटा पैसा आएगा। मतलब कोई तो योजना होनी चाहिए ना कि आप लाओगे कहां से। मतलब वो इतना सही है शराबबंदी, मतलब किससे पैसा लाने अलग बहस है, पूरे देश में बिक रही है यार। एक दो राज्यों में आप रोक लोगों से कोई वादा किया, किया, एक सरकार ने लोगों से कोई वादा किया कि हम शराब नहीं पिलाएंगे। अब आप जो कह रहे हैं नहीं हम बिल्कुल पिलाएंगे। नहीं सर, लेकिन ये तो एक फैसला है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरा तो ये मानना है किसी का कोई अधिकार आप उससे कैसे छीन सकते हैं।
या तो आप पूरी तरह से बंद कर शराब का ही अधिकार होना चाहिए कि नहीं बाकी नहीं अधिकारों की सर, बात करें? प्रतिबंध कैसे हो सकता है? प्रतिबंध नहीं हो सकता। किसी भी चीज पर जब आप प्रतिबंध कहते हैं, और या तो आप उसको पूरी तरह से बंद कीजिए, गुजरात लेकिन में भी भारत में प्रतिबंध कहीं है, शराब गुजरात नहीं में भी मिलेगी। बंद करना चाहिए। मैंने गुजरात में भी प्रतिबंध है तो वो सर, भी खत्म होना प्रतिबंध चाहिए, वहां भी बाकी नहीं जगह होना भी चाहिए। खत्म होना चाहिए। वहां भी जो लोग कहते हैं चाहिए तो आपको जब कहीं जितनी दिला दे, वो भी दिला दे और परमिट भी है वहां और परमिट भी है। अरे इस वक्त बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनाते हैं। सेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। सम डैमनिंग चार्जेस वर प्रेस्ड अपॉन दिस ATS ऑफिसर मिस्टर महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था, ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिम्मी से बड़ा खतरा तो ये जो बीजेपी जिस विषय के बारे में बता रही है, वाकई एक बहुत बड़ी खबर है जो आज आई थी। ये महाराष्ट्र से इस खबर ने बिल्कुल हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र ATS के एक पूर्व ऑफिसर, जिनका नाम अभी ले रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता महबूब मुजावर, दरअसल इन्होंने यह दावा किया था कि मोहन भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर इन्हें दिया गया था, RSS चीफ को अरेस्ट करने का ऑर्डर था, और इसके लिए इनको एक रिवॉल्वर और वारंट जारी किए गए थे, दिए गए थे। और ये जो ऑर्डर था, उस वक्त ATS के जो अधिकारी थे, सीनियर ऑफिसर परमवीर सिंह, जो बाद में मुंबई के कमिश्नर बने थे, पुलिस कमिश्नर बने थे, इनका ऑर्डर था सीधा। और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत को उठाकर लाने का मुझ पर दबाव बनाया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद इनका कहना है कि मुझ पर झूठे मुकदमे डाले गए। 2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में यह आदेश जारी किया गया था कि इसमें अब RSS प्रमुख को भी उठाओ। और इस दावे के बाद महाराष्ट्र में बड़ा जबरदस्त सियासी घमासान है। बीजेपी हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ की गई साजिश अब खुल गई है, और इसी साजिश की एक कड़ी है। कई हिंदूवादी नेता और संघ के लीडर उस वक्त के पुलिस के, कांग्रेस के, सरकार के कहने पर वो उनके टारगेट पर थे। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह
और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। तो ये बहुत संगीन आरोप, और कल ही मालेगांव में एनआईए कोर्ट का फैसला आया जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत जो है सभी 7 आरोपियों को जो बरी कर दिया गया था। और अब ये कहना एक पूर्व एटीएस अफसर का कि मुझसे सीधे कहा गया था और बड़े सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह द्वारा कि जाके आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करके लाओ। और क्या बातें हैं सर, कभी ये बात पहले आई क्या चर्चा में? देखिए, बहुत सनसनीखेज आरोप है। 2008 और 2010 में तो अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फिर 2010 से 2014 पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उस समय अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे और जब यह घटना घटी उसके बाद जब 2009 में संघ प्रमुख मोहन भागवत बने 2009 में, तो ये कहा गया, इनका ये कहना है कि इनसे कहा गया कि मोहन भागवत अब संघ प्रमुख बन गए, उनको उठाकर लेके आओ, इसको संघ को इसके अंदर लेना है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये संघ के खिलाफ मतलब इस तरह के षड्यंत्र रचा गया। जब गांधी जी की हत्या हुई तब संघ को लपेटे में लेकर एक झूठा आरोप लगाकर संघ पे बैन किया गया। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने संघ पे बैन लगा दिया। बाबरी मस्जिद में झूठा संघ को लेकर संघ पर बैन लगाया गया और तीनों से संघ बाइज्जत निकल गया, तीनों बैन के ऊपर से। और ये एक षड्यंत्र था और ये तो एक छोटे से अधिकारी थे। परमवीर सिंह तो उस समय जांच के इंचार्ज थे। परमवीर सिंह को किसने कहा था? क्या उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था? क्या उस समय अहमद पटेल ने यह बात कही थी? क्या उस समय सुशील कुमार शिंदे ने इस बात का जिक्र किया था? क्या इसके पीछे पी चिदम्बरम थे? कौन था इसके पीछे जिसने परमवीर सिंह यह कहा था कि मोहन भागवत को संघ प्रमुख को इसमें शामिल करना है? और हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी का जो षड्यंत्र दिल्ली में कांग्रेस की सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार मिलकर जो लाना चाह रही थी महाराष्ट्र के अंदर, उसमें मोहन भागवत को किस तरीके से लपेटे में लेना है। तो ये तो छोटे अधिकारी थे। मुझे लग रहा है जिन्होंने इस बात का किया है, अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वहां पर वह एसआईटी का गठन करे और यह जांच करे कि उस समय कौन था। परमवीर सिंह बाद में इन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से, बिल्कुल, इसके ऊपर केस हुए, फिर ये कोर्ट गए। परमवीर सिंह तो बाद में भगोड़ा भी बने थे, लापता हो गए थे जब महाराष्ट्र पुलिस ने उनको किया था। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आया कि देवेंद्र फडणवीस एसआईटी का गठन करे और जांच करवाए, परमवीर सिंह को गिरफ्तार करे और परमवीर से पता करे कि उसको किसने कहा था। क्या सोनिया गांधी का मैसेज था? क्या पी चिदम्बरम का मैसेज था? क्या सुशील कुमार शिंदे का मैसेज था? इसकी जांच होना चाहिए कि इसके पीछे ये तो सिर्फ कठपुतलियां है, ये तो मुखेटे हैं, इसके पीछे असली ताकत कौन थी? वह जो षड्यंत्र था वो सामने आना चाहिए कि इस तरीके से एक झूठा और इतना बड़ा षड्यंत्र किसने रचा। और ये तो बहुत बड़ी बात है। आप आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। जांच की जरूरत नहीं है, सबसे आसान है। अशोक चौहान बीजेपी में है इस समय, वो मुख्यमंत्री थे। परमवीर सिंह ने कहा ना, परमवीर को गिरफ्तार करेंगे तो वो बताएंगे ना परमवीर सिंह कौन है। स्टेट देखिए, पुलिस स्टेट चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर मानती है। प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर सीधे स्टेट के डीजीपी या एटीएस प्रमुख को नहीं बोलता है, वो बोलेगा सीएम को बोलेगा, सीएम बोलेंगे डीजीपी और उसको, और वो बोलेंगे। तो अशोक चौहान से करवा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि किसने कहा था, खत्म बात। लंबी जांच में कहाँ जा रहे हो समीर भाई?
अशोक गिरफ्तार चव्हाण होगा तो बीजेपी में परमवीर है। सिंह बताएंगे ना, विलास राव इसके तो पीछे दुनिया में है जांच नहीं। अधिकारी बताएगा ना इसके पीछे कौन है। अधिकारी बता दे, अधिकारी जिसका बता भी दे। नाम होगा आएगा सामने, परमवीर अरेस्ट होना सिंह- चाहिए। परमवीर सिंह वो तो- अशोक चव्हाण हो, वो पी चिदम्बरम हो, सुशील कुमार सिंधे हो, वो सोनिया गांधी हो, वो कोई भी हो, जो भी अरेस्ट और होगा उसके परमवीर पीछे। सिंह- परमवीर ये सिंह अगर तो- मामला 2009 का है, अगर परमवीर सिंह ये तो जो एक- घटना बता रहे हैं, तो उस वक्त तो परमवीर सिंह तो एक समय इस सितंबर सरकार के बड़े दुलारे हो गए थे, जब उनको बड़े सलीके से निकाला गया एंटीला वाले कांड में, याद करिए, जिसमें एक नाथ अपने जो देशमुख जो है होम मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के, जिनको जेल हुई थी, क्या नाम है, एनसीपी के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस समय, अनिल देशमुख को जेल हुई थी, उसमें परमवीर सिंह को बड़े खूबसूरती के साथ जो है बचाया गया था। तो परमवीर सिंह को बुला लीजिए, उनसे परमवीर सिंह सर बाद में एब्सकॉन्डर भी हो गए थे। ऑर्डर हो गए थे। नहीं, ये आप जो बता रहे हैं घटना, मालेगांव ब्लास्ट की घटना शायद सितंबर 2008, लेकिन ये जांच की बात करें कि ये ऑर्डर 2009 में दिया गया था। 2009 में दिया गया था। तो 2000 सर तो 8 दिसंबर उसके बाद दिया था ये ऑर्डर। 8 हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत बने ही 2009 में। मार्च 2009 में बने, और तब यह कहा गया था अशोक चव्हाण कि आप चीफ संघ मिनिस्टर। प्रमुख को आप लपेटे में ले लो। तो वही मैं कह रहा हूं, अशोक चव्हाण तो बीजेपी में ही है, राज्यसभा मेंबर है। नहीं तो किसने कहा था? एक दिन शामिल हुए, अगले दिन राज्यसभा मिली थी उनको। चलिए, ये तो एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वो व्यक्ति अब बीजेपी का सांसद हो गया, लेकिन ये सोचे ना कि मतलब कहां तक जाने की तैयारी हो रही थी। हाँ, ये कि आप आरएसएस चीफ को उठा रहे हो। अच्छा, 2008 के बाद यूपीए की सरकार थी दिल्ली के अंदर, उस वक्त नरेंद्र मोदी का ऐसा मतलब राष्ट्रीय लेवल पर कोई वो चर्चाएं ऐसी नहीं हो रही थी खुल करके, पुरानी बात थी। उसके बाद तो 2009 का में भी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उस वक्त कांग्रेस को लगता होगा भी हम हैं और हम ही रहेंगे अभी कुछ वक्त तक। और आप इस बीच में आरएसएस को आप मतलब अगर चीफ को अरेस्ट करने की बात है तो सीधी सीधी बात हो गई ना, आप फिर संस्था पर कहते हैं कि ये तो आतंकवादी तैयार कर 2009 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए फिर आप शायद बैन लगाते आरएसएस के ऊपर। बिल्कुल बात षड्यंत्र तक जाती दिख रही। सौरभ जी, ये इतना आसान सा मामला नहीं है जितना हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी परमवीर सिंह को या अशोक चव्हाण भाजपा में आ गए हैं। ये बड़ा सामान्यीकरण घटना का करना है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जब तक बहुत टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति इशारे न करे, और कल मैंने इसका जिक्र इसी के संदर्भ में किया था। कल मेरे ध्यान में ये घटना नहीं थी क्योंकि महबूब मुजावर को आज सुना हमने। कल भी मैंने ये कहा था कि ये ओवरऑल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भाजपा की पूरी लीडरशिप को, हिंदू पहचान को, भगवा पहने नेताओं को, सबको पकड़ के जेल में डालने की, उनको ऐसे प्रताड़ित करने की थी कि इस देश में कोई हिंदू अपने आप को न बोल पाए। ये मैंने कल कहा था, वो दोबारा दोहरा रहा हूं। ये घटना क्या है जो मालेगांव में धमाका हुआ था, और मैंने कल पढ़ा, कल चूंकि हम लोग काफी चर्चा किए तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया था। हमने एनआईए की भूमिका बहुत सी चीजों पर किया था। शुरुआत में इसके तार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े थे। जब सितंबर 2008 में यह घटना हुई तो इसके तार सिमी से जुड़े। वही सिमी, थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, जिनके पुत्र हैं सिमी से जुड़े हुए थे उमर खालिद के पिता। उमर खालिद वही जो अभी जेल में है, जो काट देना चाह रहे थे देश को दिल्ली दंगों के मामले में, उस आरोप में है। क्या देश में एक तंत्र है जो बार बार हिंदू पहचान को, मतलब उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट करना चाहता है, काला धब्बा करना चाहता है, हिंदुओं के मन में कुछ हीन भावना, कह रहे यार हमारे यहां भी तो आतंकवादी, बोलो नहीं जी। फ्रॉड सेकुलरिज्म का कोई एक पक्का वाला एजेंडा है क्या? और ये बिना टॉप लीडरशिप के नहीं हो सकता सौरभ जी। मैं फिर कह रहा हूं, विलास राव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, परमवीर सिंह, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये जब तक बहुत ऊपर से आश्वासन नहीं मिले कोई अधिकारी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। ये है बहुत बड़ी, ये बड़े साहस की बात है।